गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू दृश्य एकेडमी। दृश्य एकेडमी में आपका स्वागत है। सीजीपीएससी की लाइव क्लासेस में हमने कल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू किया था। पहला पार्ट वो शुरू किए हैं हम अभी देख रहे हैं संविधान का विकास। तो कल की क्लास में हमने देखा था कि हमें संविधान क्यों चाहिए, संविधान क्या होता है। संविधान क्या होता है? संविधान बेसिक डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो नियमों कानूनों का संग्रह होता है जो उस जगह के लोगों के द्वारा एक्सेप्टेबल होता है, मान्य होता है। उसके बाद हमने देखा था कि संविधान के कितने प्रकार होते हैं। तो हमने दो प्रकार देखे थे, एक वर्बल और एक रिटन, मतलब एक जिसमें कुछ लिखा नहीं होता और एक जिसमें सब कुछ लिखा होता है। सबसे पहले ब्रिटेन ने कानून अपनाया था या कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया था। ये इन्होंने वर्बल रूप में अपनाया था, मतलब अलिखित कानून अपनाया था, मौखिक कानून अपनाया था। दूसरा देश दुनिया का जिसने कानून अपनाया था या संविधान अपनाया था वो अमेरिका था। अमेरिका वो देश था जिसने पहली बार रिटन कानून अपनाया था। बिल ऑफ राइट्स इनका बना था 1779 के आसपास, जो इनका एक्चुअल कानून बना था। और 1771 के आसपास, 1776 के आसपास इनका हुआ था डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें ये हुए थे आज़ाद। ठीक है, यहाँ तक देखा था। इसके बाद हमने देखा था कानून के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। फंक्शन में हमने देखा था कानून बनाना, उसे लागू करना, और जो उसका पालन नहीं करता है उसे सज़ा देना, या जो विक्टिम है उसे न्याय दिलाना। फिर हमने इसके ऑर्गन्स देखे थे, यानी कि 4 स्तंभ देखे थे। वो 4 स्तंभ थे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस। ये 4 चीज़ें देखी थी। उसके बाद हम देख रहे थे कि संविधान का विकास कैसे हुआ, उसका बैकग्राउंड देखा था हमने। बैकग्राउंड में हमने देखा था कि इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए उसके बाद उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। तो सब उस समय मुग़ल रूल चल रहा था इंडिया में। 1600 की बात है, पहली बार ब्रिटिशर्स इंडिया आए। उन्हें यहाँ का धन संपत्ति देख के लालच आया, वो यहाँ ट्रेड करना शुरू किए। इंग्लैंड में एक कंपनी बनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हम उसे जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक डॉक्टर आया, डॉक्टर हैमिल्टन, जिसने एक मुग़ल शासक 1717 में फारूकशियर का इलाज किया। उसके बाद उसे मिल गया मैग्ना कार्टर। मैग्ना कार्टर कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो आपको खुशी देती है। कोई भी चीज़ मैग्ना कार्टर हो सकती है। जैसे इस समय अगर मुझे चाय मिल जाए तो मेरे लिए मैग्ना कार्टर है, सच में। और उसके बाद हमने क्या देखा था मैग्ना कार्टर के बाद? हाँ, इन्होंने मुक्त व्यापार की संधि प्राप्त की थी। तो इनको जो टैक्स देना पड़ता था अंग्रेज़ों को, मुग़लों को, वो बंद हो गया था। मुग़ल धीरे धीरे आंतरिक कलह की वजह से और कमाई कम होने की वजह से, टैक्सेस ब्रिटिशर्स उनको नहीं दे रहे थे, उसकी वजह से मुग़ल धीरे धीरे कमज़ोर होते गए। ब्रिटिशर्स दुनिया भर में शक्तिशाली होते गए, और इसकी वजह से एक समय ऐसा आया जब मुग़लों का तख्ता पलट करके ब्रिटिशर्स जो हैं वो सत्ता में आ गए। जो कंपनी धंधा करने आई थी, बिजनेस करने आई थी, अब वो राज करने लगी थी। इसके बाद हमने देखा था कि कैसे कंपनी को अपना काम छोड़ के पॉलिटिक्स में आने की वजह से बड़ा नुकसान हुआ था। पैनिक ऑफ 71 हुआ था, वही था ना? उससे उनको जो 72 था, उससे उनको जो लॉस हुआ था, उससे रानी से उन्होंने मदद मांगी। 73 में रानी ने पैसों के बदले कंपनी का शासन अपने हाथों में लेने की शर्त पे उन्हें वो मदद भी प्रदान करी। हमने कल देखा था कि बंगाल के गवर्नर को देश का गवर्नर जनरल बनाया गया। पहले ऐसे गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स थे। यहाँ से आगे देखते हैं नया 73 का रेगुलेटिंग एक्ट।
इसे रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहा जाता है? इसे रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ के पार्लियामेंट और रानी का ऐसा मानना था कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो निरंकुश हो गए हैं और करप्ट हो गए हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए और उनका जो शासन करने का तरीका है उसे सही करने के लिए इसे लाया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। इसमें सीधे सीधे रानी का शासन भारत पे पहली बार प्रत्यक्ष रूप से शुरू हो गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की 3 प्रमुख बिंदु थे जिनको हमें ध्यान रखना है। पहला था बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाना। दूसरा था इसमें एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करना। ये कहाँ बना था? ये भी बंगाल में ही बना था। इसके जो पहले जज थे वो सर एल्जिया एम्पे थे। और इसमें तीसरी प्रमुख बात ये थी कि इसमें एक काउंसिल का निर्माण किया गया था। काउंसिल को परिषद भी कहते हैं, हिंदी में परिषद ही कहते हैं ना। ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर जनरल जो बने थे कल हमने देखा था वो वॉरेन हेस्टिंग थे। जो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम जज बने थे वो एल्जिया एम्पी थे। एल्जिया सच में एल्जिया एम्पे। ये थे और एक काउंसिल बनाई गई थी जिसमें कुल 4 मेंबर्स थे। ठीक है, ये जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था इसका जो जुरिस्डिक्शन था वो बंगाल के अलावा बिहार और उड़ीसा भी था। तो जो उड़ीसा वाला पार्ट था उसमें अभी जो हमारा संबलपुर आता है वो पार्ट एक्सक्लूडेड था क्योंकि वो मध्य प्रांत में आता था उस समय। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हुई? एक तो बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाना। दूसरा एक कोर्ट की स्थापना करना, सिर्फ कोर्ट देख लीजिए, सुप्रीम छोड़ दीजिए, एक कोर्ट की स्थापना करना। और तीसरा एक काउंसिल की स्थापना करना। इन 3 चीज़ों का भारत के परिप्रेक्ष्य में इम्पैक्ट क्या पड़ा ये भी जानना ज़रूरी है। क्या? क्योंकि हम अभी देख ही रहे हैं संविधान का विकास। इसमें भारत पे जो इम्पैक्ट पड़ा ना वो भी 3 ही इम्पैक्ट पड़े। पहला, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, यानी केंद्रीकृत शासन यहाँ से शुरू होता है। दिल्ली है हमारा केंद्र की शासन, उसके नीचे आते हैं हमारे स्टेट्स, उसके नीचे आते हैं हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। तो सेंट्रलाइज प्रशासन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो 73 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुई। दूसरा था कोर्ट। तो भारत में भी
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। और तीसरा था काउंसिल। भारत में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्यों होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? किसको सलाह देते हैं कि काम में मदद करते हैं? दोनों में थोड़ा सा अंतर है। सलाह नहीं देते, सहायता करते हैं। ठीक है, क्योंकि काम ज़्यादा होता है इसलिए काम को डिवाइड करते हैं। अभी का इसका आर्टिकल देखेंगे तो ये है आर्टिकल आवाज़ आ रही है ना क्लियर? नहीं आ रही है? मैं इधर मुड़ के बोलता हूँ तो नहीं आती है क्या? अच्छा हो गया, चलें आगे। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट 84 में, 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें भी हमें 3 चीज़ें देखनी है। पहला देखना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा देखना है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और तीसरा देखना है वीटो। ठीक है, वीटो का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये देख लेते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि 73 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक काउंसिल बनाई गई थी 4 लोगों की। ठीक है, अब जो नियम था उस नियम के हिसाब से ये होता था कि जो गवर्नर जनरल है वो इस काउंसिल की सलाह पे काम करेगा और जो फैसले होंगे उसमें अगर डिस्प्यूट होता है तो जो मेजॉरिटी होगी, वोटिंग होगी, उस हिसाब से काम किया जाएगा। गवर्नर के पास ये नहीं, वीटो पावर नहीं था उस समय कि अगर काउंसिल कुछ बोल रही है तो गवर्नर उसको मना कर सके। उसमें हो ये रहा था कि अगर कोई करप्शन हो रहा था और गवर्नर जनरल से जवाब मांगा जाता था तो वो ये बोल देता था कि ये तो काउंसिल का फैसला था, ये यूनानिमस फैसला था, सर्वसम्मति से लिया गया था, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास तो शक्ति ही नहीं है। इस चीज़ से कहीं ना कहीं पे जो पार्लियामेंट था या राज शासन था ब्रिटेन का वो परेशान था, क्योंकि वो लाए 73 का रेगुलेटिंग एक्ट इसीलिए थे कि वो करप्शन को रोक सकें, कंपनी पे अपना कंट्रोल स्थापित कर सकें, मगर वो हो नहीं पा रहा था। ये लोग मिल के, ये काउंसिल और गवर्नर जनरल मिल के अपने ही मन का काम कर रहे थे और एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ते थे कि उसने किया उसने किया। अल्टीमेटली जब इसको वीटो पावर दिया गया तो वीटो पावर ये होता है कि आप जा सकते हैं मेजॉरिटी के अगेंस्ट, और ले सकते हैं कोई भी डिसीजन। मेजॉरिटी के अगेंस्ट जाके डिसीजन लेना वीटो पावर होती है, या मेजॉरिटी के डिसीजन को रोक देना, मना कर देना, उसे लागू ना करना, ये वीटो पावर होती है।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था ना ये। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जनरली कहाँ सुनने को मिलता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जनरली सुनने को मिलता है हमें किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। और ये था बीओसी था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल कौन करता है जनरली? कौन करता है कंट्रोल? प्रशासन। ऐसे डायरेक्ट आंसर। ठीक है, बोर्ड ऑफ प्रशासन ही ले लेते हैं इसको। तो आपने पहले देखा था कि एक ही काउंसिल थी जिसमें कितने सदस्य थे? 4। अब इनकी संख्या बढ़ा के कर दी गई थी 15। इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 7 सदस्य थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 8 सदस्य थे। ठीक है, यहाँ से आपको 2 चीज़ें समझनी होगी कि ये जो 4 लोग काउंसिल में थे पहले, ये आपका बिजनेस भी देखते थे, ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन भी देखते थे। यहाँ पे जो BOD है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये बिजनेस बस देख रहा है ना अलग से, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये आपका प्रशासन देख रहा है। मतलब यहाँ पे जो शक्तियाँ हैं उन्हें विभाजित कर दिया गया। बिजनेस की शक्ति एक को दे दी गई और प्रशासन की शक्ति एक को दे दी गई। अगर आप इसमें इंडिया पे इम्पैक्ट देखेंगे तो ये सेम चीज़ आज भी लागू है। अभी का इम्पैक्ट देखते हैं इसमें कि अभी का इसके इम्पैक्ट क्या आ रहा है। आपने सुना होगा सेबी के बारे में। सेबी के बारे में सुना है? CBI तो सुना ही होगा, है ना। ये CBI जो है ये भारत के एक मंत्रालय के अंडर में आता है, पेंशन विभाग के अंडर आता है ये पुलिस विभाग में नहीं आता। ये पेंशन डिपार्टमेंट में अंतर्गत आता है, कार्मिक शिकायत, लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग के अंडर। ठीक है, हमारे यहाँ अभी यह है। और सेबी होता था सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, होता है मतलब। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को हम सेबी कहते हैं। 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसको 1988 में बना लिया गया था, मगर इसको स्टैट्यूटरी पावर मतलब लीगल पावर 1992 को मिली थी, 30 जनवरी को। और वीटो पावर की अगर बात करें तो जैसे गवर्नर जनरल को वीटो पावर थी, वैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी वीटो पावर है। और अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 4 तरह की वीटो पावर्स हैं। हो गया? ये डेट्स आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको रेगुलेटिंग एक्ट की डेट्स याद होनी चाहिए।
सेबी वेबी कब बना, ये सब की डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछेगा। पिछली बार कब पूछा था? ये नहीं पूछता है। सेबी की डेट पूछा है, देखा है आपने? सच में? कौन से पेपर में? पीएससी है। सेबी की फॉर्मेशन की डेट मैंने क्यों नहीं देखा? स्टैट्यूटरी पावर जब मिली थी उसको 30 जनवरी को। स्थापना तो 1988 में हुई थी। ठीक है, पढ़ लेना भाई, पूछा होगा। चार्टर एक्ट देखते हैं इसके बाद। अच्छा, चार्टर क्या होता? हमने पहला एक्ट कब देखा? 1773 में देखा, है ना। चार्टर एक्ट आया 1793 में। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि जब 1773 में चार्टर एक्ट लाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, तो उसमें एक क्लॉज था कि कंपनी के पास जो पहले असीमित वो था, पावर था कि वो कितनी भी लंबी डेट तक भारत में अकेले व्यापार कर सकती है, उसको रिस्ट्रिक्ट करके 20 साल किया गया था कि 20-20 साल के लिए कंपनी को लाइसेंस दिया जाएगा कि वो भारत में व्यापार कर सके। अब 1773 में जो लाइसेंस इनको दिया गया था वो 1793 में एक्सपायर हो रहा था, उसे रिन्यू करना था, तो इसलिए चार्टर एक्ट लाया गया था। और अगर उस ड्यूरेशन में, उस 20 साल के ड्यूरेशन में ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगता कि उन्हें कोई और चेंज करना है, इसमें जो लॉ उन्होंने पहले बनाया था उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन करना है, तो वो चार्टर एक्ट के थ्रू कर सकते थे। ठीक है, इसमें पहली जो चीज़ थी ना, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो पावर थी उसे बढ़ा के कर दिया गया था गवर्नर ऑफ मुंबई और गवर्नर ऑफ मद्रास के ऊपर। अभी क्या था कि गवर्नर जनरल इंडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल तो था, मगर इनको भी कुछ नियम कानून बनाने की अनुमति थी, आज़ादी थी। 93 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पावर को अफर्म कर दिया गया, मतलब मजबूत कर दिया गया, और ये कर दिया गया कि इनकी प्रेसिडेंसीज में भी गवर्नर जनरल के लिए हुए फैसले वैसे ही लागू होंगे और ये उसको चेंज नहीं कर सकते, मुंबई और मद्रास के गवर्नर्स। तो ये इनको सेंट्रलाइज किया गया था पूरी तरह से। और क्या किया गया था इसमें दूसरा ये किया था प्रिविलेज। और तीसरा था सैलरीज। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे उनकी जो सैलरी आती थी वो ब्रिटेन से ही आती थी। काम कहाँ कर रहे हैं वो? काम वो इंडिया में कर रहे हैं, और इंडिया में काम करते हुए उनकी सैलरी आती थी ब्रिटेन से। इससे क्या होता था? इससे डिले होता था। किस चीज़ में? उनकी सैलरी आने में, या कोई भी फैसला लेने में, या यहाँ पे कोई काम करना है तो उसके लिए फंड्स जमा करने में। होता ये था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियंस पे टैक्स लगाते थे अलग अलग चीज़ों पे। जब वो टैक्स लगाते थे तो वो टैक्स कलेक्ट करके यहाँ इंडिया में नहीं रखते थे, वो पूरा पैसा भेजा जाता था ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की संसद से वो पैसे सैंक्शन किए जाते थे और उस सैंक्शन पैसे को वापस इंडिया भेजा जाता था। पहले यहाँ से कलेक्ट किया, फिर यहाँ से भेजा, फिर वहाँ एक प्रोसेस से सैंक्शन किया, फिर उसे वापस भेजा,
तो इसमें टाइम बहुत लगता था। उस ड्यूरेशन में मान लो बीच में अचानक आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो आपके पास पैसे ही नहीं होते थे। आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी, आप यहाँ से मैसेज वहाँ भेजेंगे, वहाँ से सैंक्शन होगा, फिर वापस आता था। उसमें टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा था, जो बहुत हेक्टिक भी था, बहुत फिजिबल भी नहीं था, और उसकी वजह से काम में डिले भी होता था, प्रॉब्लम्स भी होती थी। तो एडमिनिस्ट्रेशन सुधारने के लिए जो सैलरीज थी किसकी, कंपनी एम्प्लॉयज़ की, उसको प्रावधान कर दिया गया कि वो भारत से जो टैक्स वसूलेंगे उसी से अपनी सैलरी भी ड्रॉ करके रख लेंगे और बाकी का पैसा आगे भेजेंगे। प्रिविलेज में क्या था, प्रिविलेज में बेसिकली ये था, इसको कंट्री ट्रेड भी बोलते थे। इसे कंट्री ट्रेड भी कहा जाता था। कंट्री ट्रेड और कुछ नहीं था, कंट्री ट्रेड एक तरह का लाइसेंस था जो किसी भी इंडिविजुअल को दिया जाता था या किसी कंपनी एम्प्लॉय को भी दिया जाता था भारत में ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। इस पूरे का अगर इम्पैक्ट देखें तो हम लाइसेंस अभी भी इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहाँ लाइसेंसिंग प्रणाली है। ये जो पावर अफर्मेशन है अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट से अधिक शक्तिशाली है, और जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ की सैलरी वगैरह होती है ये भी हम जहाँ से लेते हैं वहीं से देते हैं। यानी स्टेट एम्प्लॉय की सैलरी स्टेट देता है और सेंट्रल एम्प्लॉय की सैलरी सेंटर देता है। ठीक है, इसके बाद हमको देखना है चार्टर एक्ट 1813 का। चलें आगे। इसको देखने के लिए हमको पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखना होगा। अगर इसका बैकग्राउंड देखें तो हमारा जो चार्टर एक्ट है वो रिलेटेड किससे है, ये ब्रिटिशर्स से रिलेटेड है। इंडियन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये इम्प्लीमेंट इंडिया में हो रहा है मगर ये है ब्रिटिशर्स का एक्ट। ठीक है, अगर ब्रिटेन को लोकेशन आप देखोगे वर्ल्ड मैप में तो ब्रिटेन यूरोप में आता है। ब्रिटेन का एक पड़ोसी है फ्रांस। एक बहुत फेमस व्यक्ति हैं जिनका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। सबने सुना होगा इसके बारे में, जानते, मतलब बेसिक तो पता होगा कि नेपोलियन बोनापार्ट वॉज अ फ्रेंच जनरल जो कि एक योद्धा थे। बहुत से युद्ध लड़े उन्होंने, बहुत से जीते, कुछ हारे। तो 1803 में बैटल ऑफ ट्रफलगार हुआ था। बैटल ऑफ ट्रफलगार हुआ था। इस बैटल में जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत बुरी तरह से हराए थे नेपोलियन बोनापार्ट को।
मतलब बहुत ही बुरी तरह से हारा था नेपोलियन बोनापार्ट, मगर वो मरा नहीं था। बताइए, वो जीवित बच गया था। इस लड़ाई के बाद, क्योंकि नेपोलियन एक बहुत ही शक्तिशाली जनरल था, ब्रिटेन से भले ही वो हार गया हो, मगर यूरोप में उसका प्रभाव अभी भी कम नहीं हुआ था। वो उस एक युद्ध में बहुत बुरी तरह हारा था, मगर यूरोप में उसका प्रभाव कम नहीं हुआ था। यूरोर हो गया था वो। ठीक है, तो 1807 में नेपोलियन बोनापार्ट ने दिमाग लगाया। उसने ये बात समझी और पहली बार एक्सेप्ट करी कि वो ब्रिटिशर्स को डायरेक्ट वॉर में नहीं हरा सकता। ब्रिटिशर्स की आर्मी और ख़ास तौर पे नेवी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी फ्रेंच आर्मी और नेवी से। प्लस ब्रिटिशर्स के पास जो सोर्सेज ऑफ इनकम थे, जो उन्होंने लैंड एक्वायर की थी, कॉलोनाइजेशन किया था जगह जगह, उनके पास पैसा भी ज़्यादा हो गया था। तो इसी चीज़ से टकरार हुई थी, दोनों की सत्ता के लिए ही टकरार हुई थी। तो जब 1860 में नेपोलियन का प्रभाव ब्रिटेन पे तो कुछ कम हुआ था, मगर यूरोप में नहीं हुआ था। उसने बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ को इकट्ठा किया। एक जगह है जिसका नाम है मिलान, ये फ्रांस में ही जगह है। उनको एक जगह बुलाया और उनसे ये कहा कि देखो, अगर तुमको ये चाहिए कि मैं तुमसे ना लड़ूं या मैं तुम पे आक्रमण ना करूं, तो तुमको बस एक चीज़ करनी है, तुमको ब्रिटेन के साथ ट्रेड बंद करना है। क्योंकि वो इतना प्रभावशाली था और कहीं ना कहीं उससे लोग डरते थे, और लोगों को ये भी लगा कि अगर हम ब्रिटेन के साथ ट्रेड बंद कर देंगे तो ब्रिटेन कमज़ोर हो जाएगा और हम शक्तिशाली हो जाएंगे। उनको अपना फ़ायदा दिखा। उन्होंने इस संधि पे साइन किया। इसको क्या बोलते हैं? क्या? जब मैं डायरेक्ट पूछूं कृपया तब जवाब दें। ट्रीटी, मुझे भी पता है ट्रीटी बोलते हैं। कृपया क्लास में कॉमेडी ना करें। ट्रीटी ऑफ मिलान या डिक्री ऑफ मिलान, इस पे जब साइन हुआ तो एक सिस्टम डेवलप किया गया जिसे कहा जाता था कॉन्टिनेंटल सिस्टम। ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम वो था जिसके, बताएं, बताइए, नहीं हंस रहे थे आप, बताइए, नहीं बताइए। ये रात भर नहीं सोने का नतीजा है, समझे? इसलिए रात को सोया करो, सवेरे सवेरे दिमाग सही काम करता है। नहीं, कल कुछ कारणों से दिक्कत हो गई थी रात में। हाँ, डिक्री ऑफ मिलान साइन हुआ जिसमें कॉन्टिनेंटल सिस्टम डेवलप हुआ, जिसके बेस में यही था कि आपको ब्रिटेन के साथ ट्रेड नहीं करना है। और हमारी क्लास का समय हो गया है ख़त्म। चलाएं आगे। तो ब्रिटेन को अब बाकी यूरोप से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बाकी यूरोप से वो ट्रेड नहीं कर पा रहा है।
तो इससे, हाँ नहीं, बाद में कर लेते हैं। इससे क्या होगा, ब्रिटेन का धंधा कहीं ना कहीं मार खाएगा। ब्रिटेन के जो शिप्स इंडिया में ट्रेड कर रही हैं, जो कंपनी इंडिया में ट्रेड कर रही है, उनको तो दिक्कत नहीं है, मगर जो कंपनीज यूरोप में ही ट्रेड कर रही थी उन्हें दिक्कत होगी। डिक्री ऑफ मिलान या ट्रीटी ऑफ मिलान, ठीक है। और सिस्टम जो डेवलप हुआ था वो था कॉन्टिनेंटल सिस्टम। पलट के रख देते हैं, वो था कॉन्टिनेंटल सिस्टम। इससे ये हुआ था कि जो बाकी कंपनीज थी उनको हो रही थी दिक्कत, और ये कब की बात है, 1807 की बात है। 1813 और 1807 में काफ़ी लंबा गैप है। इतने लंबे गैप तक कोई भी बिजनेस बिना ट्रेड के सरवाइव नहीं कर सकता। तो ब्रिटेन में ये डिमांड उठने लगी थी कि हम बाकी जगह ट्रेड नहीं कर सकते हैं, और आपने एक कंपनी को सिर्फ इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन दे रखी है। तो यहाँ पे ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी, उसे समाप्त कर दिया गया। इट वॉज एंडेड। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को समाप्त किया गया, तो दूसरे ट्रेडर्स को भी यहाँ पे ट्रेड करने की परमिशन दी गई। ये डायरेक्ट बात है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये हुआ इसमें कि इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे या लोग थे, वो काफ़ी लंबे समय से भारत में रह रहे थे या भारत में व्यापार कर रहे थे, तो उन्हें भारतीय भाषाओं की समझ थी, कुछ ना कुछ तो समझते थे, मतलब इतना समझ जाते थे कि वो अपना काम करवा लेते थे। अब यहाँ पे 1813 से ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा बाकी कंपनियां भी ट्रेड करने आएंगी, मगर क्योंकि वो इस जगह को नहीं जानते और यहाँ की लैंग्वेज को नहीं जानते, तो वो या तो यहाँ की लैंग्वेज खुद सीखें या फिर वो अपने कर्मचारियों को अपनी भाषा सिखाएं। तो यहाँ पे ये हुआ था कि 1 लाख रुपए हर साल भारतीयों की एजुकेशन में खर्च किए जाएंगे। इसका कहीं से भी ये लेना देना नहीं था कि अंग्रेज भारतीयों का भला चाहते थे इसलिए उन्हें पढ़ा लिखा रहे थे। ये सिर्फ इसलिए पढ़ाया जा रहा था क्योंकि उन्हें चाहिए थे नौकर जो उनकी भाषा समझ के काम कर सकें। इसमें ये जो एजुकेशन है ना, ये एक्चुअली एजुकेशन नहीं होना चाहिए, ये ट्रेनिंग होना चाहिए। इसके अलावा एक काम और हुआ यहाँ पे कि जो मिशनरीज होती हैं, ईसाई मिशनरीज या चर्च, उसको भारत में क्रिश्चियनिटी के प्रचार प्रसार की परमिशन मिलती है। क्या करना चाह रहे हो आप? हो गया।
एजुकेशन सिस्टम पे पैसा अंग्रेज खर्चा कर रहे थे। क्या ये चीज़ इंडिया में अभी भी होती है? होती है। तो ये इम्पैक्ट हुआ इसका 1813 का इम्पैक्ट हुआ कि एजुकेशन सिस्टम पे आज भी पैसे खर्च किए जाते हैं और प्राइमरी एजुकेशन तो इंडिया में फ्री ही है। सबको शिक्षा का अधिकार दे दिया गया है। ये एक आपका फंडामेंटल राइट है कि आपको पढ़ने का अधिकार है और ये जिम्मेदारी सरकार की है कि वो आपको एजुकेट करे, आपको पढ़ाए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये हुई कि आपको अपने धर्म के प्रचार प्रसार और संवर्धन की शक्ति मिली। आज आप कहीं पे भी अपने धार्मिक प्रतीक चिन्ह पहन के जा सकते हैं, अपने धर्म के हिसाब से अपनी वेशभूषा रख सकते हैं, अपने तीज त्योहार मना सकते हैं। ये शक्ति अगर आपके पास है तो ये शक्ति संविधान ने दी है आपको, और ये कहीं ना कहीं 1813 के रेगुलेटिंग एक्ट से जुड़ी हुई है। आर्टिकल 25 से 28 तक हमें ये शक्ति देते हैं। आज यहीं तक देखते हैं, इसके बाद कल आगे का देखेंगे और रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट सबको ख़त्म कर लेंगे। ठीक है।